जी सर, एके सिंह सर। जी जी, स्टार्ट करिए सर। जी 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 जी। सभी समन संगी बहनों और भाइयों को संगंग नमामि। जय भीम नमोदाय। मैं समन हूँ। हम्म, आज का कंसेप्ट देने के लिए, विस्तृत कंसेप्ट देने के लिए मुझे संघ ने जो आदेश दिया है, तो मैं संघ का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं समन रमेश नामदेव कटके, अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। मैं समन संघ का कंसेप्ट देने के लिए शुरू करता हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से एक बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। किसी को चर्चा अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती। बट ये चर्चा जरूरी भी होती है। चर्चा से होता क्या है, तो मन का मैल साफ होता है। क्योंकि चर्चा होने से अगर मेरे मन का मैल दूर होता है ना, मेरे मन का भ्रम अगर खत्म हो जाता है, या थोड़ा सा निकल भी जाता है ऊपर का मल उसका, तो भी वो मेरे लिए अच्छा होता है। इसीलिए चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर चर्चा में ये भी निकल आई कि समन संघ किस बात पे चर्चा करता है। तो समन संघ का मुख्य उद्देश्य है समनों को जोड़ना। खुद पहले जोड़ना और समनों को जोड़ना। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्कृति की बात अगर की बात कल्चर की बात करेंगे, तो ये सारा का सारा सबसे पहले आरंभ होता है कि संस्कृति होती किसकी है। एक अकेले आदमी की तो संस्कृति नहीं होती। जब आदमी एक के साथ दूसरा जुड़ जाता है, तो उसका एक दूसरे के साथ व्यवहार शुरू हो जाता है, आचरण शुरू हो जाता है। और अगर वो प्यार से बात शुरू करता है दूसरे पे, सामने वाले से, तो उसकी प्रेम की संस्कृति तैयार हो जाती है। अगर वो झगड़ा करता है, तो झगड़े की कल्चर शुरू हो जाती है उसकी। इसका मतलब है, एक से ज्यादा संख्या में जितने भी लोग इकट्ठा आ जाते हैं, और धीरे धीरे वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो उनके बीच में संस्कृति का या संस्कृति का या कल्चर का निर्माण हो जाना शुरू हो जाता है। बाबा साहब समन महासमन बाबा साहब की एक किताब है। तो फिर ये बुद्ध के, तथागत बुद्ध के धम्म के बारे में, समनों के धम्म के बारे में है। बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। तो उसमें वो खूब चर्चा करते हैं समनों की कल्चर कैसी है। तो कहते हैं कि समनों की कल्चर इतिहास में बहुत अच्छी थी, पर आज की कल्चर जो है, समनों को पता ही नहीं, वो टूट चुके लोग हैं। उनको फिर वो कास्ट इन इंडिया में ब्रोकन मैन कहते हैं। तो फिर उन्होंने ब्रोकन मैन थ्योरी दी, उसका एक्सप्लेनेशन भी किया कि लोग टूटे क्यों है, टूटे हुए लोग क्यों, ब्रोकन क्यों है, बिछड़े हुए लोग क्यों है। एक इसका आंसर भी उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि इसीलिए कि वो जुड़ते नहीं है, जोड़ते नहीं एक दूसरे के साथ। अब जोड़ने जोड़ने से क्या होगा, जो जो कि समन संघ का मेन थीम है। तो जुड़ने और जोड़ने से हो सकता है विवाद भी होगा, और हो सकता है प्यार की बातें भी होगी, और हो सकता है झगड़े की भी बात होगी। बट आदमी जब एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, और वे जानेगा कि सामने वाला आदमी मेरे जैसा ही है, दिखता भी मेरे जैसा है, रहता भी मेरे जैसा है, और चलता भी, उसका बिहेवियर भी एक जैसा है, तो फिर मैं सामने वाले से बहस करके या झगड़ा करके क्या मिलाऊंगा। तो फिर उसका नेचर शुरू हो जाता है कि चलो मैं इस सामने वाले इंसान के साथ प्यार की बातें करूं, एक दूसरे के साथ जुड़ने की बात करूं, दूसरे के व्यवहार की, और दूसरे के प्रगति की और विकास की बात करूं। तो धीरे धीरे जुड़ने से उसका विचार इकट्ठा हो जाता है, और एक जैसे विचार करने वालों का आगे जाके उसकी पहचान बन जाती है, जो कि वो हजारों साल तक बनी रहती है पहचान उसकी। और जब तक हम लोग एक जैसे विचार वाले लोग जुड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं दूसरों को, तो हमारी पहचान कैसी बनेगी। और पहचान बनने के लिए क्या करना है, तो ये सारा कुछ आज वो संकेती का हम बात करेंगे उसमें है। तो जैसा मैंने बाबा साहब की एक किताब का बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ इस रिलीजन की बात की, वैसा यही बात बाबा साहब ने द बुद्ध एंड इस धम्मा नाम के बहुत क्रांतिकारी जो ग्रंथ है बाबा साहब का, उसमें भी बताई है। तो सारा समनों का इतिहास भी आता है उसमें, और आज के वर्तमान में हम क्या है और फ्यूचर में हम क्या बनेंगे, ये भी कह दिया है उन्होंने। जो कल्चरल रेवोल्यूशन जिसको बाबा साहब ने कहा, बुद्ध एंड इस धम्म में उसका सार आया हुआ है। दूसरी रेवोल्यूशन के बारे में बाबा साहब ने कहा, 3 प्रकार की और रेवोल्यूशन की बात बाबा साहब ने कही। तो उन्होंने कहा कि
जो तीन प्रकार के हमारी क्रांतियां है, जैसे कि कल्चरल रेवोल्यूशन है, एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब बोलते हैं एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। हर राजनीतिक क्रांति से पहले या उसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी कल्चर ही पता नहीं है तो तुम पॉलिटिकली इकट्ठा नहीं आ सकते हो, जैसा कि आज हमारा हो रहा है। हम बहुत बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया, जिसको कि यूनाइटेड नेशन कहता है बेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, और वो सही में दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। लेकिन उसका क्या फायदा जब उसका अमल ही ना होता हो। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर आया, क्योंकि हम जो कल्चर बनाने के लिए हम इकट्ठा नहीं है। इकट्ठा नहीं है क्यों? क्योंकि हम बिछड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए का कौन सी चीजों में है? तो बाबा साहब ने फिर कास्ट इन इंडिया में कहा कि हम एक तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में बिखरे हुए लोग हैं। और एक कल्चर के लिए, आपके कल्चर को इकट्ठा लाने के लिए और आपको इकट्ठा लाने के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो, इकट्ठा नहीं आते हो। तो कहते हैं कि देर आर हर्डल्स। उन्होंने 25 नवंबर 1949 में जो इस देश का निर्माण होना था, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात बाबा साहब की 25 नवंबर 1949 के संविधान सभा के सबसे आखिरी व्याख्यान में दी हुई है। वो कहते हैं कि हमको क्या करना है इकट्ठा आके। इकट्ठा आएंगे, हमारी कल्चर बताएंगे, पहचान बताएंगे, तो क्या होगा? तो बोलते हैं कि ये राष्ट्र बनेगा। और उसमें ये भी लिखते हैं कि दोज हु बिलीव दैट इंडिया इज ए नेशन दे आर इन इल्यूजन। जो लोग ऐसा समझते हैं कि आज हम एक भारत एक राष्ट्र है, वो भ्रम में है। क्योंकि हम लोग वी आर नेशन इन द मेकिंग। हम अभी तक राष्ट्र नहीं बने, हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। और राष्ट्र बनने की प्रक्रिया के लिए जरूरी चीजें वो कहते हैं कि पहले तो तीन बातें उन्होंने कहा कि इस देश का हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, उसको लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता। दूसरी बात वो कहते हैं कि उसके बीच में समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी। तीसरी बात वो कहते हैं कि उसके बीच में भाईचारा, बंधुत्व यानी फ्रैटर्निटी होनी चाहिए। ये तीन बातें अगर है तो नेशन बनने के प्रक्रिया में हम अग्रसर हो चुके हैं। और इससे क्या होगा? तो कहते हैं कि इससे जस्टिस मिलेगा। फिर हम आज अगर इसको दुरुस्त करके देखते हैं या इसको एनालिसिस करके देखते हैं, तो क्या हमको पिछले 70-72 साल से हम लोग जो आजाद भारत में, इंडिपेंडेंस इंडिया में जीते हैं और कहते हैं कि हम एक दुनिया के बेहतरीन संविधान से बना हुआ आजाद भारत का मैं नागरिक हूं, लेकिन क्या हमको आज भी न्याय मिलता है? इज इट पॉसिबल फॉर अस टू गेट जस्टिस? इसका आंसर है नो। तो ये आंसर मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा साहब ने खुद उसी व्याख्यान में लिखा है, तो आपको इंडिपेंडेंट लिबर्टी तो मिली है, पर लिबर्टी को बरकरार रखने के लिए आपको इक्वालिटी को बनाए रखना होगा। और लिबर्टी और इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए उसका जो धागा है वो फ्रैटर्निटी है, बंधुत्व है। इस बंधुत्व के धागे में जब तक ये लिबर्टी और इक्वालिटी को नहीं पिरोगे तो आप नेशन की ओर नहीं मुड़ोगे। और तीनों चीजें एक ही धागे में अगर बांध दी जाएगी तो फिर हमारी जस्टिस की गारंटी है। और वो आगे कहते हैं कि फिर नेशन बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। और एक बात बाबा साहब ने जुड़ी है जो कि हमारे प्रियम्बल में नहीं आई है, और जो कि फंडामेंटल राइट में तो है। आर्टिकल 29 में उसका उल्लेख है। चैप्टर 3 जो है फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 का। तो उसमें आर्टिकल 19 जो दिया है हमने, आपको 19 आर्टिकल पता होगा सभी को। आर्टिकल 19 में खासकर 3-4 बातें बाबा साहब ने कही है। तो उसमें क्या कौन सी बातें, 7 प्रकार के हमको उसमें से अधिकार मिले हैं। कौन से अधिकार 7 प्रकार के मिले हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि इक्वालिटी का राइट उसमें एश्योर्ड है आर्टिकल 19 में। दूसरा है कि आपको लिबर्टी है। तीसरा है कि आप धर्म, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 19 का अधिकार दिया हुआ है। और दूसरे दो है कि जो आप सभा कर सकते हो, संगठन को स्थापित कर सकते हो, आप अपनी बात खुले दिल से रख सकते हो और लिख भी सकते हो। और इसके साथ आप वन मैन वन वोट वन वैल्यू से आपको
चाहे प्रेसिडेंट हो या चाहे देश का सबसे गरीब या कोई भिखारी आदमी हो, उसको भी वन मैन वन वोट और वन वैल्यू है। पर वो कहते हैं कि इसके बीच का नेशन बनने का जो मेन काम है, नेशन बनाना है, राष्ट्र बनाना है, तो उसके बीच में की बाधा है क्या है? तो कहते हैं कि बाधा है आपका कल्चर में इकट्ठा नहीं हो जाना, आपकी संस्कृति को इस्टेब्लिश नहीं करना। संस्कृति इस्टेब्लिश करने के लिए फिर से आपको फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी की बात करनी पड़ेगी और इन सारी चीजों को मैत्री से बांधना होगा। तो कहते हैं कि क्या आज ये स्थिति है? नहीं है। तो इसके बीच की बाधाएं क्या है? इसके बाद तुम्हारी संस्कृति, कल्चर इस्टेब्लिश हो जाएगा और फिर आपकी पहचान होगी और आपकी पहचान को कोई तोड़ नहीं सकेगा, अगर ये चार पांच बातें अगर हमको पॉसिबल है तो ये सारी कल्चर बनाने के लिए ही बातें बाबा साहब ने कही है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि फंडामेंटल राइट जो है चैप्टर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 12 से लेके तो आर्टिकल 35 तक। और उससे पहले भी आर्टिकल 1 में क्या दिया है? इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये संघ है। तो इस संघ की आइडिया देखो, संघ शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से बाबा साहब ने यूज किया, क्योंकि संघ और फेडरेशन ये दो शब्दों के बीच में बहुत आर्गुमेंट हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यूनाइटेड नेशन इज अ फेडरल स्टेट, उसी तरीके से इंडिया शुड ऑल्सो बी अ फेडरल स्टेट। बाबा साहब कह रहे नहीं, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट क्योंकि ये संघ की भावना अगर जब तक बीच में नहीं आती, और संघ की भावना हमारे बीच में तभी आएगी जब ये तीन या चार तत्व हमारे बीच में मौजूद होंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस, और उसके साथ मैत्री। तो ये तत्व आज तक हम ही बात कर रहे हैं। जैसे किसी ये भीड़ बहुत सारी इकट्ठा हो जाती है और भीड़ बेकाबू हो जाती है, तो पहले डीएम या फिर एसपी ऑर्डर कर देता है कि हवा में गोलीबार कर दो। क्यों? क्योंकि लोगों को घबराना होता है कि अरे यहाँ पर तो गोलियां बरसाई जाने की संभावना है। देखो, पहले अश्रुधूर को छोड़ा जाता है, पहले पानी की बौछारी की जाती है, उसके बाद अश्रुधूर को छोड़ा जाता है, उसके बाद हवाओं को गोलियों में मार दिया जाता है, और उसके बाद अगर फिर भी भीड़ काबू में नहीं आई तो फिर गोली गोली बरसाई जाती है आपके कमर के नीचे, और उससे भी नहीं हुआ तो फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो आज हम इसी स्टेट में हैं, इसी अवस्था में हैं। ना तो हमने अपना कल्चर को जाना है, ना ही हम लोग संगठित है, ना ही हमने लिबर्टी को अभी तक पाया है, ना ही हमारे बीच में इक्वालिटी आई है, और ना ही हम एक दूसरे के साथ फ्रेटर्निटी से रहते हैं। तो जस्टिस पॉसिबल होगा कैसे? तो ये अगर नहीं होगा तो नेशन कैसा बना पाओगे? तो इसीलिए समन संघ का एक ही नारा है कि जुड़ो और जोड़ो। जुड़ने से और जोड़ने से क्या होगा? तो आपका पहला कदम सही दिशा में आएगा। पहला कदम सही दिशा में कैसे आ जाएगा? तो जब मैं किसी मेरे समन भाई को ये बताऊंगा कि भाई तू 2500 साल से, 3000 साल से नहीं, अनंत काल से तू समन है, पर तू जानता नहीं सामने वाले को। क्यों? क्योंकि तो समन को पहचानने की जो मेडिसिन है वो लेता ही नहीं, दवाई लेता ही नहीं है। तो फिर क्या तेरी बीमारी एक इकट्ठा होने की, संगठित होने की, यूनाइट होने की और संघ बनने की बनेगी कैसे? कोई डॉक्टर बहुत बहुत ही पढ़ा लिखा हो, तज्ञ हो, एक्सपर्ट हो, सर्जरी में हो या मेडिसिन में हो, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की दवाई लिख देता हो, आप हॉस्पिटल से बाहर आते हो और कहते हैं कि हमारे डॉक्टर कितने अच्छे हैं, एमडी है, एमएस है, एफआरसी, पता नहीं कितनी सारी डिग्रियां लिए हुए हैं, इतना अच्छा डॉक्टर है, और उन्होंने इतनी अच्छी दवाई लिख कर दी, और देखो मैंने मेडिकल से सारी दवाई ले आई है और मैं बीमार हूं, पर मैं ये औषधि या दवाई मैं लूंगा नहीं। जब तक मैं दवाई नहीं लूंगा तो मेरी बीमारी हटेगी कैसी? तो आज पिछले 70 साल से इसी चर्चा में हम लोग पड़े हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। हमको हमारे महासमणों ने, जैसे कि बुद्ध से पहले भी महासमन हुए, तथागत बुद्ध महासमन हुए, सम्राट अशोक महासमन हुए, संत कबीर हुए, संत रविदास हुए, और संत पेरियार हुए, गुरु नानक जी हुए, घासीदास जी हुए। ये सारे संतों को हम देखते हैं, हमारे अच्छे लोगों को देखते हैं। गुरुचांद ठाकुर, हरिचांद ठाकुर है, पेरियार है, ऐसे माँ ज्योतिराव फूले, शिवाजी महाराज है, शाहू महाराज, ऐसे बहुत सारे हमारे समन हैं जिन्होंने हमको इसी एक ही धागे में बांधने के लिए और पिरोने के लिए बहुत कोशिश की। पर हम है कि वो पुराना मेडिसिन तो बताते हैं, बहुत सारी तारीफ करते हैं, पर वो दवा लेते नहीं है। और दवा नहीं लेंगे तो बीमारी बैठेगी कैसे? बीमारी का हल निकलेगा कैसा?
तो इसीलिए सबसे पहला तत्व है जो बुद्ध की गाथाओं में आता है। एक वजीरा, एक आप उदाहरण देकर मैं बताता हूँ हम किस मोड़ पर खड़े हैं आज। तो एक वजीरा नाम की भिक्खुनी थी, अभी अभी 5-6 महीने पहले वो श्रामनेरी बनी थी, और जैसा तथागत कहते थे बिल्कुल वैसा ही करती थी। आनापाना करती, मेडिटेशन विपस्सना करती, जो कंसंट्रेशन मेडिटेशन के बाद जो स्कैनिंग ऑफ बॉडी का जो होता है मेडिटेशन होता है, उसके बाद मेत्ता भावना का मेडिटेशन भी करती, देखती, बहुत कोशिश करती, बट वो अभी परिपक्व नहीं हुई। तो पूछती है एक दिन आकर, जो कि अम, तथागत बुद्ध को गाथा में पूछती है कि तथागत मैं क्या करूं, बहुत कोशिश करती हूँ, आपका जब प्रवचन मैं सुनती हूँ, आप जैसे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि मन को कंसंट्रेट करने के लिए प्रवचन के बाद तो ठीक है, 2-3 घंटे 2-3 दिन तक प्रवचन का प्रसार प्रभाव रहेगा, पर आपको जिंदगी में अगर सुख हमेशा के लिए प्राप्त करना है, ऐसी समणी बननी है आपको, तो हे वजीरा, आपको मैं बताता हूँ उस मार्ग का पालन करना पड़ेगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए आपको आनापाना का मेडिटेशन करने, आने वाली और जाने वाली सांस को आपको कंसंट्रेट करके देखना पड़ेगा। फिर जब सांस कंट्रोल हो जाएगी तो फिर आपकी संवेदना आएगी, संवेदनाओं को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। संवेदनाओं का नेचुरल गुण है कि अनित्यता का, अनिच्छा वत संकारा उपाद वय धम्मिनो, ये गुण है। और उसके बाद फिर तुम जब कंसंट्रेट करने के बाद, जब आना पाना के बाद विपश्यना करोगी, संवेदनाओं को जानोगी, तो संवेदनाओं का आप एनालिसिस कर पाओगी कि ये संवेदना मेरे मन में आई, ये सुखद संवेदना है, ये दुखद संवेदना है। ये जब आप एनालिसिस कर पाओगी तो उसका अनित्य भाव भी आप जानोगी कि ये तो परमानेंट है नहीं, ये उभरती है, उपजत्वा निरुद्धंती, उत्पादित होती है, ऊंचाई तक जाती, बहुत ही कठिन हो जाता है, इतने पैर दुखने लगते हैं, छाती में दर्द होता है, और पूरा शरीर दर्द से बिल्कुल लालायित होता है। और फिर देखती हो कि 1-2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद फिर शांत हो सा हो जाता है। पर ये तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो वजीरा? तो वजीरा सवाल पूछती है, क्या करूं तथागत गौतम? तो पूछती है कि अंत्य जटा बहि जटा जटा जटिताय बचा, ततंग गौतम पुच्छामी को इमंग विजटे जटंती। इसका अर्थ है, पाली में जो है विशुद्धि मग्ग नाम के ग्रंथ में आई है, उसका बहुत सारा एनालिसिस भी किया है, लगभग 20-25 पन्ने का एनालिसिस किया है सिर्फ एक ही गाथाओं के ऊपर। और जब बुद्ध घोष श्रीलंका गए थे, श्रीलंका में एक ऐसी अभी भी ऐसा रूल है कि भिक्खु संघ के किसी भिक्खु को अगर कोई ग्रंथ लिखना हो, कोई किताब लिखनी हो, तो उसको पहले, जैसा कि हम सिनॉप्सिस देते पीएचडी करने से पहले, तो सिनॉप्सिस में आप किस विषय पे, किस तरीके की प्रोसीजर से आप पीएचडी करोगे, इसका सिनॉप्सिस देना पड़ता है। फिर गाइड और जो एनालिसिस करने वाली 4-5 लोगों की टीम आती है, जब आपका एनालिसिस जो पूरा सिनॉप्सिस को पूरा ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ही आपको पीएचडी करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। यही पद्धति है, ये भिक्खुओं के संघ में थी, आज श्रीलंका के संघ में वैसी है। वो कोई गाथा दिया जाता है, उसके ऊपर उसको एनालिसिस या सिनॉप्सिस सादर करना पड़ता है, उसके बाद ही उसको कोई किताब लिखने की परमिशन मिलती है। यूं ही कोई जाकर अपने मन में कोई विचार और लिख दे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो समणों का इतिहास होता है एक सही इतिहास है, इस तरीके से उसने लिखना चाहिए, ये बात उसमें आती है। तो वजीरा पूछती है कि अंत्य जटा बहि जटा जटा जटिताय बचा, ततंग गौतम पुच्छामी कोई मैं विजटे जटंती। हे तथागत गौतम, मुझे बताओ कि जब आप मुझे बताते हो, प्रवचन देते हो, 3-4 प्रकार की जब आप साधना करने की बात करते हो, तो मैं, मेरे मन में ऐसी बात आती है कि अंदर से भी दुखी हो, बाहर से भी दुखी हो। इसका मतलब है जैसे कि जटाएं होती है ना, कोई हमारी बहन, या जैसे देवदासी होती है किसी मंदिर में, पहले देवदासी की प्रथा होती थी, वो 2-2 3-3 साल तक वो बाल नहीं बनाती थी, कंघी नहीं उसमें घुमाती, तो बाल एक दूसरे में इस तरीके से गूंथ जाते थे कि वो निकलते ही नहीं। अगर वो कंघी करने जाती, बाल मुख हल्के से अलग अलग करना चाहती, तो बाल टूटते, गिरते, फिर भी वो गांठें खुलती नहीं। तो ये गाथा इसी के ऊपर है, कहती है कि अंत्य जटा बहि जटा, अंदर से भी मेरी जटाएं हैं, जटाओं में मैं गांठों में फंसी हुई हूँ, और बाहर से भी मैं गांठों में फंसी हूँ। ये तथागत मुझे बताओ कि इन गांठों को किस तरीके से खोल दिया जाता है, कौन सा तरीका है, कैसे और कौन इस गांठों को खोल सकता है? तो तथागत कहते हैं कि हे वजीरा, सीले पठिताय नरो सपयो चित्तंग पय्यंच भावितंग सो इमंग भिक्खु विजटे जटंती। हे वजीरा, सीले पठिताय नरो सपयो,
पहले सील में प्रतिष्ठित होना होता है, जो पंचशील है, अष्टशील है, दशशील है। भिक्षुओं के लिए 227 शील यानी विनय है, और भिक्षुनी के लिए 311 विनय है। इन विनयों का आप जब पालन करोगी, शीलों का पालन करोगी, और उसमें प्रतिष्ठित हो जाओगी कि हाँ, मैं पंचशील के पहले तत्व के मुताबिक मैं किसी की हत्या नहीं करूंगी, ये मैं वचन लेती हूँ, और सही में उसका मैं पालन करूंगी मन से। मैं किसी के चोरी नहीं करूंगी, मैं कोई व्यभिचार नहीं करूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं नशा पता नहीं करूंगी। ये पहले पंचशील के तत्व को जब तक मैं इस्टेब्लिश नहीं हो जाता हूँ, नहीं होती हूँ, और फिर अष्टशील है, फिर दशशील है, फिर वो अलग है, बहुत बहुत सारी लंबी बात हो जाएगी। और ये 227 नियम है, इसमें परफेक्ट होना पड़ेगा। तो कहते हैं कि सीले पटित्थाय नरो सपयो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भिक्खु, उपासक, उपासिका, श्रामणेर, श्रामणेरी या समन जब भी मेडिटेशन करने जाता है तो सारे मारों के बंधन उसके ऊपर अटैक करते हैं, और वो सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या करूं, तो पजल्ड हो जाता है और कभी कभी भाग जाता है। तो कहते हैं सीले पठिताय नरो सपयो, पहले सीलों में प्रतिष्ठित हो जाना जरूरी है वजीरा। कहते हैं कि चित्तंग पय्यंच भावितंग, जब तक आपका चित्त एकाग्र नहीं हो जाता है, और पय्यंच यानी प्रज्ञा में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता है, भावना में, प्रज्ञा की भावना से एकाग्र नहीं हो जाता है आपको, तब तक सो इमन भिक्खु विजटय जटंती, ऐसा भिक्खु या ऐसा उपासक, श्रामणेर, श्रामणेरी या भिक्खुनी या समन, ऐसा जब तक ये सारी गांठें खोलकर शीलों में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता और प्रज्ञा से भावित नहीं हो जाता, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, और एकाग्र होकर मन को जब कंट्रोल करता है, तो ऐसा भिक्खु या ऐसा उपासक समन वो सारे गांठें खोल सकता है, अंदर की भी और बाहर की भी। जैसे कोई आज आज 2-3 दिन पहले अगर जिसने कंघी नहीं की हो या बाल दुरुस्त नहीं किए हो, और उसको थोड़ा सा तेल भी लगाए और उसमें कंघी घुमाई जाए, तो बाल अपने आप खुल जाते हैं, इस तरीके का वो बोलती है। यही दूसरे समन ने भी बताया हमारे। समन कबीर बोलते हैं, संत कबीर बोलते हैं, जो महासमन है, वो कहते हैं कि मनवा मारी मरी गोए दुर्बल होए शरीर, कहत कबीर कबीर। कबीर मैं बोलता हूँ कि आपका मन ही नहीं अगर स्वच्छ है, आपका मन ही नहीं दुरुस्त हो चुका है, वो मलिन है, वो बीमारी से पीड़ित है, तो आप कितने भी शरीर से मोटे क्यों ना हो, कितने में बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, लेकिन आपका मन जब तक आपको प्रवर्जित नहीं करता, बताता नहीं, आपको प्रवृत्त नहीं करता, तब तक आप या अच्छी बात कर ही नहीं सकते। यही प्रिंसिपल हमारे ऊपर लगा दो। लगभग 1000 साल पहले जाति व्यवस्था का शिकंजा इतना जोर से कसा गया हमारे ऊपर, और हम लोगों को पहले तो 4 भागों में बांट दिया गया, जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये इसमें। उसके बाद जातीय बनाई गई, और जातीय इतनी आई कि कास्ट इन इंडिया आपको पढ़ना पड़ेगा, जातियों का निर्माण कैसे हो गया और जातियां बनी कैसी, किसने पहली बनाई, और ये इसमें सारी जटाओ जैसा एक दूसरे में, कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं दूसरे जाति के लोगों के साथ मेरे बच्ची का, मेरे लड़की का या मेरे लड़के का अंतर्जातीय विवाह कर दो, लेकिन समाज मान्यता नहीं देता। हम गांठें खोलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन समाज गांठें खोलने नहीं देता। तो ये जटाई इतनी फंसी हुई है, हम कितनी भी कोशिश करें एक जाति को खत्म करके दूसरे जाति के साथ बंधुभाव के साथ, मैत्री करुणा के साथ रहने की कोशिश करें, लेकिन होता नहीं। तो इसका मेडिसिन क्या है? मेडिसिन एक ही है, पहले एक हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, एक जैसा सोचने लगो, और अपनी पहचान बनाओ। देखो वो धागे जैसे खुलते हैं ना, कोई एक्सपर्ट आ जाता है, जैसा तथागत बुद्ध जैसा महासमन आ जाता है, या फिर कबीर जैसा है, कोई रविदास जैसा हमारा महासमन आ जाता है, या फिर आधुनिक काल में एक महासमन आया जिसको तथागत बुद्ध को जिसने गुरु माना, जिसने कबीर को गुरु माना, ज्योतिराव फूले को गुरु माना, और ये सारे, जैसे कि संत रविदास को उन्होंने अपना द अनटचेबल नाम का ग्रंथ अर्पित किया, केवल 3 गुरु को ही नहीं माना उन्होंने। तो जितने भी महासमन हैं, उन सारे महासमनों को अपने गुरु जैसा माना। इतना ही नहीं, फॉरेन का जो जॉन डुई है, जो आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट था और शिक्षण तज्ञ था, उसको भी उन्होंने अपना गुरु माना एक तत्व में। तो इस सारे लोगों को उन्होंने गुरु माना, वो समन ही थे, एक जैसे विचार करने वाले सारे लोग, और अपने सामने वो जटाओं को खोलने का सारा कुछ तंत्र दे गए। तो जैसे कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा है
कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म, ये समनों का जो जितना कल्चर है, जो कि बुद्ध के पहले से इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन समन तथागत ने उसको बहुत ही फाइन ट्यून किया था, और जिसको पॉलिटिकली इंडिया तैयार करने के लिए, जम्बूद्वीप का तैयार करने के लिए, उस वक्त का महाभारत तैयार करने के लिए उसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट किया था सम्राट अशोक ने, महासमन अशोक ने। और तब जाके दुनिया का सबसे बेहतरीन साम्राज्य खड़ा हुआ था, जो कि आज के भारत से 2-2.5 गुना ज्यादा बड़ा था। उसमें इजिप्ट तक उसकी एक बाउंड्री थी, तो दूसरी दूसरी तरफ चाइना का कुछ प्रोविंस उसमें आता था। इतना बड़ा महाभारत और जम्बूद्वीप समन अशोक तैयार करता है, अपनी गाथा में लिख देता है कि क्या लिखता है, ऐसा ही विद्यायाम धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी। मेरा जो धम्म है ऐसा ही, यानी ऐसा है, कैसा है, ऐसा ही विद्या, विद्या ने कानून, मेरा जो कानून बना हुआ है, जो मेरे समन पुरखे है, खासकर मेरे समन महासमन तथागत है, उनके धम्म को, उनके समणों की विचारधारा को, समण समणों के कल्चर को मैंने अपना शासन बना लिया। और इसीलिए होगा क्या, तो कहते हैं कि धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी, और इसका मैं खुद पालन करता हूं और सारी प्रजा को पालन करने के लिए बाधित कर देता हूं। इसका परिणाम ये हो जाता है कि सुखियाना गोती थी, सारी प्रजा सुखी हो जाती है। ये तत्व समनों के कल्चर का तत्व है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था। आज वही बात कानूनन में, लीगल फॉर्मेट में बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में बताई है। जैसे कि हमने चर्चा की आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 14 की अगर चर्चा करेंगे तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है। कानून के सामने इस देश का हर कोई नागरिक, जो आज पैदा हुआ बच्चा हो या 90 साल का, 100 साल का बूढ़ा हो, उसको कानूनन इक्वेलिटी बिफोर लॉ का अधिकार है। उसके कानून के सामने वो एक जैसा है। सोचो तुम, 1000 साल पहले जब जाति जातियों के पूरे शिकंजे में आपको कसा गया था, तो 1000 साल तक क्या आप रास्ते से घूम सकते थे? क्या आप चप्पल पहनकर घूम सकते थे? क्या आप घोड़ी पर बैठ सकते थे? आज भी नहीं बैठते। ये आपकी, आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि आप नहीं घूम सकते, क्योंकि इकट्ठा नहीं हो। तो क्या आपको जमीन खरीदने का अधिकार था, या आपको व्यवहार में इधर उधर बात करने का अधिकार था, या कुर्सी पे बैठने का अधिकार था, या किसी राजा के घर से या किसी पुरोहित के घर के सामने से निकल गुजर जाने का अधिकार था? बिल्कुल नहीं था। कानून से आपके ऊपर पूरे शिकंजे कस गए थे। तो यही वाली बात जो कल्चर के लिए खोल दी गई एक इंसान ने, बस फंडामेंटल राइट्स में आपको आर्टिकल 14 आर्टिकल दिया। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि आपको धर्म के नाम पर, या किसी राज्य के स्थान पर, या किसी इसके ऊपर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हजारों साल का बंधन सिर्फ एक एक आर्टिकल तोड़ गया आपका। इतनी आजादी दी है आपको, पर आप मेडिसिन लोगे तब ना। तो आप तो कहते हो कि मेरा जो महासमन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कितना अच्छा है, पर उन्होंने बताई हुई दवाई का आप सेवन करोगे तब तो बीमारी जाएगी। इकट्ठा होगे, एकत्रित आओगे, एक दूसरे के साथ बात करोगे, एक दूसरे के साथ बात करके उसको उसको समझ लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि तथागत कहते कि अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक नेचर ऑफ यूनिवर्स। एक दूसरे को समझ लेना है, दुनिया का काम है। वही ना हम करते नहीं है। दूसरे के साथ, जाति के साथ, हमारी बस्ती में रहता है, पर दूसरे जाति का है तो उसके पास, उसके साथ लड़ बैठते हैं, उसकी हत्या भी करते हैं। और कानून तो आपको अधिकार देता नहीं, क्योंकि कानून के ऊपरी सीट पर बैठे हुए जो है वो वमन बैठे हैं, वो कैसे देंगे? क्योंकि आप इकट्ठा नहीं हो। दूसरों को, एक बाजू वाले को, बगल वाले को समझने की भी आप मंशा नहीं रखते हो, तो कैसे आप समनों का राज्य और समनों का कल्चर स्टैब्लिश करोगे? ये कल्चर स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो आपको पहले ये कल्चर स्टैब्लिश करने के लिए जो दवाई दी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हर पन्ने पन्ने में लिखी हुई है, आर्टिकल 12 में लिखी है, आर्टिकल 13 में लिखी है, आर्टिकल 14 में तो इक्वालिटी दिया। और इक्वालिटी के बारे में महासमन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इक्वालिटी इज अनदर नेम ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का दूसरा नाम यानी इक्वालिटी है, समता है। और हम है कि समता के लिए पिछले 70-75 साल से इकट्ठा नहीं आते। संख्या में तो हम 85% है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा आने के लिए, उसके मुंह की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं। वो दूसरे जाति का है, वो 6743 जातियों में, अलग अलग धड़ों में, अलग अलग कल्चरों में हमने अपने खुद के टुकड़े कर लिए। और हालांकि ये स्वतंत्रता हमको 26 जनवरी 1950 से ही मिली थी। हम लोग हमारे वोटों से, हमारे ताकत से,
हमारे व्हील से उनको चुन के देते हैं और उनके सामने हाथ पसारते हैं कि हमको अधिकार दे दो। अरे भाई, वोट तुम्हारा है, राज तुम्हारा है, और दूसरा शासन कर रहा है, दूसरा मुखिया बन रहा है, और उसके सामने आप भीख मांग रहे हो कि हम इक्वालिटी दे दो, हमको न्याय दे दो। इतनी बात समझ में नहीं आती। और पूछते हो कि तुम क्यों इकट्ठा नहीं आते, पूछते हो कि क्यों हम अपने ऊपर अन्याय होता है, क्यों हम बिखरे हुए हैं, क्यों में एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। ये सारी समस्याओं का एक ही आंसर है। आर्टिकल 16 की बात लेते हैं हम लोग, जो कि प्रतिनिधित्व की बात आई थी, तो उसको आरक्षण समझा के गलत आरक्षण समझ बैठे। ये प्रतिनिधित्व करके लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप देखना आर्टिकल पढ़ कर देखना, 16 और 16(4) और 16(4)(a), और अब उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे, ABCD E F G तक हो जाएगा, क्योंकि 4 टुकड़े आपके SC के हो जाएंगे और 4 टुकड़े ST के हो जाएंगे। ये कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते हुए और आपका फंडामेंटल होते हुए, जो कि कोर्ट को अधिकार फंडामेंटल राइट को कोई इंजा मतलब उसको वायलेट करने का, फिर भी उन्होंने किया। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार, वरना समझ लेते और इकट्ठा हो जाते तो कैसे वो 4 टुकड़े करते। और बहुत ही शातिरगिरी से, शातिर तरीके से ये कहा गया कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको हम लोग जो है ना, जो एक ही बार आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ये कंडीशन हम खत्म कर देंगे, लेकिन ABCD में तो आपको करना पड़ेगा। इसके लिए भी रेजोल्यूशन भी पास हो गया और सारे राज्यों में कमिटियां भी आई। जिस जिस पार्टियों ने, जिस अलायंस ने संविधान हाथ में लेकर, जो कि 40 साल से हमारे समन्वयों की पार्टियों के हाथ में संविधान होता था, उन्होंने 3 महीने के लिए संविधान हाथ में पकड़ा और संविधान हाथ में पकड़कर इसको खत्म किया जाएगा, इसके ऊपर आपके वोट ले लिए। और जब आपको संविधान के ऊपर गैर संवैधानिक जजमेंट दिया गया कोर्ट ने, तो उन्होंने साथ नहीं दिया आपका, बल्कि उन्हीं के राज्यों ने पहली बार उसको इम्प्लीमेंट करके ABCD का प्रावधान कर लिया, जजेस की अपॉइंटमेंट भी हो गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम खुद है, क्योंकि हम जानते नहीं है कि हमको कल्चरली इकट्ठा आने की कौन कौन सी दवाएं संविधान के पन्नों पन्नों में बिखरी पड़ी हुई है। और जब तक हम संविधान को नहीं समझ जाते, तो संविधान तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वलिंग बुद्धिज्म। जो तथागत बुद्ध की या समणों की जितनी भी फिलोसफी, जितना भी कल्चर है, उसका बेस तो संविधान है। इससे होगा क्या? तो कल्चरल रिलेशन हो जाएंगे कि किसी समणों का धम्म या समणों की फिलोसफी हमको अडॉप्ट करने से। आपको तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तीनों प्रकार की क्रांतियां करनी। वो तो आप सिर्फ आर्टिकल चैप्टर 3 और चैप्टर 4 भी पढ़ लोगे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट का चैप्टर, और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 का चैप्टर है, वो चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। भी हमको क्या करना चाहिए था? हम तो फंडामेंटल राइट की हमेशा बात करते कि मेरा ये अधिकार मतलब हनन कर लिया गया, मुझसे छीन लिया गया, लेकिन ये बात कभी नहीं करते कि आर्टिकल 51C में, 51C(D) में क्या लिखा है? उसमें तो साइंटिफिक टेम्परामेंट लिखा है। उसमें तो कहा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना ये तो मेरी ड्यूटी है, इट इज माई फंडामेंटल ड्यूटी। जिस तरीके से हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, उसी तरीके से बाबा साहब ने कहा, जब तक आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं समझ जाओगे, आर्टिकल 51 को, तब तक आपको आर्टिकल 12 से तो आर्टिकल 35 तक का फंडामेंटल राइट का अधिकार जीने को नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल में नहीं मिलेगा। और ये सारा कुछ मिलने के बाद ही आपका कल्चर स्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि आपकी पहचान बनेगी, हाँ हम समन है। आप एक ही रात में अगर सारे के सारे 120 करोड़ लोग अगर इकट्ठा हो जाते हो, तो आपको जाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे ये अधिकार दे दो, कहेंगे वो खुद कहेंगे कि आप 120 करोड़ लोग इकट्ठा हो चुके हो, आप एक खुद अपनी पार्टी बना लो, आप खुद की सरकार चयनित करो। आप 272 क्या, तो आप 400 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुन लो, और सारे राज्यों के सारे जितने भी सरकारें वो गठित, और अपने अधिकार एंजॉय कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि आप इकट्ठा हो जाओ और जितने भी अधिकार है सारे अधिकार ले लो। कौन चाहता है इसको नहीं आना चाहिए? ये सारा का सारा जो है हमारा अपने मन का है। इसीलिए जो जटाओं की बात हमने की थी, अंत्य जटा भय जटा जटा जटिताय प्रजा, को इमं गौतम पुच्छामी, को इमं विजटे जटंती सीले पटिताय नरो सपयो। तो क्या करना पड़ेगा? सील का पालन करके मेरे बंधु को, मेरे जो बस्ती में रहता है, जो कि झोपड़ी में रहता है, वो मेरा बंधु है। उसके साथ संविधान कहता है कि मुझको समता में रहना है, उसके साथ फ्रेटर्निटी के साथ रहना है, बंधुत्व के साथ रहना है, क्योंकि उसका जीवन और मेरा जीवन एक ही जैसा है।
वो जो रोटी खाता है वो रोटी मैं भी खाऊं। वो जिस फैक्ट्री में मजदूरी काम करने जाता है, लेबर करके जाता है, उसी में मैं भी जा रहा हूँ। वो जिस ऑफिस में काम करता है मैं भी उसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। पर मैं ये भूल गया हूँ कि वो मेरा बंधु है, क्योंकि मैं उसके साथ बंधुत्व के नाते से बंधा नहीं हूं। जब तक बंधुत्व के नाते से नहीं बंधे रहोगे और मैत्री का भाव नहीं एक दूसरे के प्रति करोगे तो क्या फायदा आपका? कैसे इकट्ठा हो जाओगे? कितनी आएगी, कितने भी महासमन आएंगे, आपकी दिमाग को आग भी लगा कर जाएंगे तो भी आपका दिमाग दुरुस्त नहीं होने वाला है। आपको आपके दिमाग को दुरुस्त करने के लिए समन संघ बार बार कह रहा है। लोग पूछते हैं कि आप ज्यादा चर्चा करते हो, आप बहुत ही हमारे साथ टीका टिप्पणी करते रहते हो, आप किसी को गाली गलौज करते रहते हो, आप औरों के बारे में बुरा भला कहते हो। अरे भाई ये तो बताओ कि हमने बुरा क्या कहा? इकट्ठा आने के लिए ही कहा ना। इकट्ठा आ रहे हो क्या पिछले 70-72 साल से? नहीं इकट्ठा आते हो तो जैसे किसी घर में एक आधा बच्चा, दो तीन भाई है, और माँ बाप एक बच्चे को दुरुस्त करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, और वो बच्चा है कि नहीं किसी डाकुओं के साथ चला जाता है, किसी बंदूक को उठा लेता है और उसकी हत्या कर देता है। दूसरा बच्चा जो है कि आईएएस की तैयारी करता है और आईएएस ऑफिसर बन जाता है। तीसरा कोई भिक्खू मंक बन जाता है, तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पर ये जो बिछड़ा हुआ बच्चा है, बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसको बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो मानता नहीं बात। तो हमारे सारे एससी एसटी ओबीसी के 6743 जातियों में हम ऐसे बिगड़े हुए बच्चे हैं, हमारे सब महान समनों के। इन बच्चों को ये देखना पड़ेगा कि हमारी बीमारी का इलाज किसी और के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है। जुड़ना है हमको। जब तक हम लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक इकट्ठा आएंगे कैसे? कैसे एक दूसरे को समझ पाएंगे? और एक दूसरे को समझने के बाद ही हम समता की बात कर सकते हैं, स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं, बंधुत्व का नारा लगा सकते हैं, और मैत्री की बात कर सकते हैं। और ये सारे चार तत्व आ जाएंगे और 120 करोड़ की संख्या में आ जाओगे, समन कहलाओगे। आप तो जन्मजात समन, क्या कहना है? मैं समरूह ग्रंथ जो है उसको आपको बस प्रचारित प्रसारित करना, एक ही विग्रह बात कर रहा हूं मैं। अभी हमने दीक्षा भूमि में लगभग 22,000, 7,000 ग्रंथ, 11,000 हैंडबिल, 5,000 बैचेस और पोस्टर्स बांटे गए, हमने लगभग 22,000। अभी जो हमको बहुत सारे फोन आ रहे कि जो तुम्हारा समन ग्रंथ है बहुत ही अच्छा लगा, मैं क्या करूं? तो हमने कहा कि पहले एक काम करो, आपको मिल गया, पहले आपका पढ़ना होने के बाद दूसरों को शेयर कर दो। और हमने कहा कि आपको कितने ग्रंथ चाहिए? तो हमने एक सवाल पूछा कि आप दिवाली मनाते हो? तो बोले मनाते। क्या आपका फेस्टिवल है? नहीं साहब, या हमारा तो नहीं है का। ऐसा तो सुनते हैं कि महामोगलान बंते जी की हत्या की थी, बलि राजा को भी मार डाला था, वगैरह वगैरह। ये हमारी है या नहीं ये पता नहीं, पर हम मना। अरे भाई मनाते हैं तो पटाखे क्यों फोड़ते हो? आपको अपना लगता, पटाखे फोड़ने से आपको क्या मिलता है? हम देखते हैं कि ये दुनिया का जो दो तीन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो हर वक्त नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में हमारे देश का पॉल्यूशन का ये नाप, उनको पाया जाता है कि इंडिया वर्स्ट कंट्री है। दिवाली के काल में अगर जाओगे तो मर जाओगे, ऐसी रिपोर्ट देते हैं लोग। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में बताया जाता है कि आपको इंडिया में जब भी कभी घूमने को जाना है तो नवंबर में, अक्टूबर या में जब भी दिवाली पड़ती उस समय में मत जाना, क्योंकि आप प्रदूषण से मर सकते हो, इतना प्रदूषण होता है। फिर भी हम उसको धर्म का नाम देकर पटाखे उड़ाते हैं। 5-10 हजार के तो खरीद करते हैं। मैं तो गुजारिश करता हूँ आप सभी समन बहन भाइयों को कि 4-5 हजार के बच्चों को आप पटाखे या फुलझड़िया जो खरीद करके देते हो, उतने 4-5 हजार के समन समन ग्रंथ लो, या कोई बैनर छपवा लो, हैंडबिल तैयार कर लो, या फिर बैचेस तैयार कर लो। और जैसे चैत्य भूमि का अभी 6 दिसंबर का मौका है, या फिर दिल्ली में हम बार बार मिलते रहते हैं, 14 अप्रैल में मिल, कभी 6 दिसंबर में मिलते हैं, तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन डे पर मिलते हैं। क्यों नहीं हम हजारों की संख्या में एक एक हजार, दो हजार ग्रंथ खुद के पैसे से पाए और लोगों के बीच में बांट दी? इसमें क्या है? लोगों को एक साथ जोड़ने और जोड़ने का ही तो तरीका बताया जाता है। इसमें किसी को कुछ गाली गलौज तो नहीं की है ना, सिर्फ इतना बताया कि आप, आपके पूर्व कौन थे, इतिहास में आप कौन थे? हाँ, आप समन थे भाई, और आज भी आप समन हो, जन्मजात समन हो। लेकिन समनों की पहचान आप भूल गए हो, इसीलिए आप अपना इलाज करने के दूसरों के सामने भीख मांगते हो अधिकारों की। आप पूछते हो कि हमको न्याय दे दो, आप पूछते हो कि हमने आपको वोट दिया, अब हमको ये स्कॉलरशिप दे दो, अब हमको ये घरकुल से घर दे दो। ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप समझोगे कि मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान समन है, मैं समन हूं,
और हम सब समझ, ये बात, इतनी सी बात अगर समझ में आ जाएगी तो आपके बीच से कोई निकल कर आएगा विचार और बोलेगा कि हाँ मैं भी तैयार हूं। जैसे मैंने डिसाइड किया है, हमने लगभग 1,07,000 का पूरा मटेरियल दीक्षा भूमि के, उस पब्लिक में लगभग 10 लाख लोग थे। हमको तो दुख है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में नहीं जा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डोनेशन नहीं दिया, क्योंकि ये तो खुद के जेब से नहीं किया जा सकता और ना ही हम किसी से पैसा लेते हैं, तो दान ही देना पड़ता है ना। जैसे कि किसी विहार में किसी भिक्खु को हम दान देते हैं, और वो दान की तो बात छोड़ो, हम पटाखों में हवाओं में उड़ा देते हैं हमारे पैसे जेब से। दिवाली का बोनस मिल जाता है, पेमेंट मिल जाता है, सारा कुछ में 5-10 हजार का खर्चा तो कर ही डाले। क्यों ना हम 4-5 हजार के ग्रंथ खरीद कर ले। कम से कम मेरी आईफत नहीं तो ठीक है, हम कर सकते 5 हजार 10 हजार। हमने तो डिसाइड किया है कि चैत्य भूमि के लिए मैं अकेले जेब से खुद 2 हजार ग्रंथ और लगभग 5 हजार बिल मैं अपनी जेब से खर्चा करूंगा। क्योंकि मैं कहता हूं, मैं सब बार बार कहता हूं कि बाबा साहब की वजह से मुझे जब सब कुछ मिला है, अगर मेरे पर्सनालिटी से बाबा साहब को अभी भी माइनस कर दिया जाए तो आज भी मेरा वैल्यू जीरो है, जीरो। तो क्यों ना मैं मेरे समन के लिए, महासमन के लिए, उन्होंने कही हुई बातों को, उनके विचारों को फैलाने के 5-10-20 हजार में क्यों खर्चा नहीं करूं। नहीं करूं तो मैं क्या समन कहना कहलाने लायक हूं? क्या मैं अम्बेडकराइट कहलाने लायक हूं, या रविदास जी का या ज्योतिराव फूले का, कबीर का मैं शिष्य बनाने के लायक हूं? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने तो शपथ ली है कि मैं, कोई आए नहीं आए, दे या नहीं दे, ये आना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने जेब से जो पैसा हम फालतू के इसमें खर्चा करेंगे दिवाली उसमें, उसमें का बचाकर उसमें से हैंडबिल छाप लो, समन ग्रंथ ले लो, 100 हो जाते 100 कर लो, 200, आपकी आईपत नहीं तो 50 बांटो, लेकिन बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये विचारों का प्रचार। और बाबा ने 1927 में महाड़ के सत्याग्रह के वक्त कहा था कि समडे और अदर वन डाई, आज न कल हम सभी को मर जाना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि आइडिया नीड्स प्रोपोगेशन एज मच एज द प्लांट्स नीड वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल विदर एंड डाई। ये विचारों का प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे पौधे को हम जो किसी कुंडी में या गमले में हम जो पौधा रखते हैं, उसको 10-15 दिन तक पानी नहीं दो, खाद नहीं दो, तो सूख कर मर जाता है। कहते हैं कि इट विल बी विदर एंड डाई। विचारों का भी ऐसा है, विचारों का प्रचार प्रसार करना है तो अपनी पहचान, सामान्य पहचान हमारी बनानी पड़ेगी। और विचारों का प्रसार प्रचार करने के लिए समलों का लिटरेचर प्रचारित प्रसारित करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो आपको जिंदगी भर, आप अगली पीढ़ियों को आप छोड़ दो, मरने के कगार पर चली जाएगी आपकी पीढ़ी, क्योंकि आपका संविधान अभी बच नहीं सकता अगर ये पीढ़ी जनरेशन इकट्ठा नहीं हो सकती, एक नहीं आ सकती और अपने हक और अधिकारों की बात नहीं कर सकती। रास्ते पे आकर अपना खून बहाने से पहले एक दूसरे को अपना डोनेट करके करो, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। और एक दूसरे के विचारों को साथ साझा करो, इकट्ठा आ जाओ, अपनी पहचान करो, जेब से पैसे निकाल कर कुछ डोनेट करो और समन ग्रंथ बांटने की कोशिश करो। तब जाके आपके जुड़ने का और जोड़ने का मंत्र आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं, वरना हमारा जीवन व्यर्थ है। बाबा साहब ने कहा, दोज हु डू नॉट नो हिस्ट्री दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जिनको अपना इतिहास पता नहीं है वो इतिहास दोहराने के काबिल नहीं है। ये बाबा साहब का कोटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें मैं कहना चाहता था। किसी को अगर कुछ बुरा लगा हो तो, मेरी बात का अगर कुछ बुरा लगा हो, किसी को ठेस पहुंची हो, संग से मैं माफी चाहता हूँ। संगेयो खलितो दोषो संगो खमतु तम, संग मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। मैं समन हूं, हम सब समन हैं। संगं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।